अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ऑन रिकॉर्ड हैं या ऑफ रिकॉर्ड, या ज़ाती हैं या पार्टी लेवल पर हैं, लेकिन ये जो खुफिया राब्ते हैं ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के रास्ते का लगता है कि पत्थर बन रहे हैं। अब इसे कोई हिकमत अमली कहें या समझौता, लेकिन ये हकीकत है कि ईद के बाद एहतजाज का ऐलान इन्हीं राब्तों में कहीं खोकर रह गया है। आज़म सवाती जो आजकल इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों का दावा कर रहे हैं और बड़े पुरुमीद हैं कि कोई हल निकलेगा, हालात बेहतर होंगे, उन्हें पार्टी ने ऑन करने से इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तो बड़े वाज़े अल्फाजों में आज़म सवाती के राब्तों को उनकी ज़ाती काविश का नाम देकर पार्टी से तो डिसऑन कर दिया है। अब सवाल ये है कि बकौल आज़म सवाती साहब के तो ये जो टास्क है ये इमरान खान ने खुद उनको सौंपा है, वो दावा करते हैं इस बात का, तो ऐसे में ये खुफिया राब्ते कैसे पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? क्यों पार्टी इसको ऑन नहीं कर रही है? जिसका जवाब सलमान अकरम राजा ये कहकर देते हैं कि अभी तो ये भी कंफर्म नहीं कि आज़म सवाती को इमरान खान ने ऐसे किसी राब्ते के लिए कुछ कहा भी है या नहीं। पार्टी को समझ ही नहीं आ रही है कि आज़म सवाती साहब सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और वाकई इमरान खान के कहने पर कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी लीडर्स की इमरान खान से मुलाकातों में मिस कम्युनिकेशन बाकायदा प्लानिंग के साथ की जा रही है, क्योंकि जो पार्टी लीडर उनसे मिलकर आते हैं वो उनके पैगामात को बाहर आकर या तो ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, या कुछ बातें जानबूझकर छुपाई जाती हैं। अब पार्टी में कन्फ्यूजन तो है, जहाँ कन्फ्यूजन नहीं है वो है जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना साहब की पार्टी, जो ये चाहते हैं कि उन्हें साफ साफ बताया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करने हैं या हमें ऑन बोर्ड लेना है। नाजरीन, आज़म सवाती ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में एक इशारा ऐसा भी दिया है कि जिसमें एक बड़ी और फैसला कुन मीटिंग वो दिखाई जा रही है, और ऐसे में पार्टी का ये कहना कि ये उनकी ज़ाती एफर्ट है, ज़ाती हैसियत में कोशिश है, क्या मुफाहमत की एक और कोशिश को ये सब कुछ ज़ाया कर सकता है? अगरचे इमरान खान के डे वन से उनकी ये पॉलिसी रही है कि हुकूमत की जगह वो फैसला साजों यानी असल ताकतवरों से डायरेक्ट बातचीत करने को तैयार हैं, उन्हीं से बात करना चाहते हैं जिनके पास इख्तियार है, जो बाइख्तियार हैं। तो ऐसे में आज़म सवाती को पार्टी क्यों कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है? नाजरीन, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान और उनकी पार्टी मकबूलियत की जड़ें जो हैं अभी भी अवाम में ख़ासी मजबूत हैं, और ये भी हकीकत है कि रियासत के आगे इस मकबूलियत की कोई कबूलियत नहीं है। और पिछले 3 सालों से जो डेडलॉक है, इसका कोई जो पॉलिटिकल कोई हल निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। तहरीक इंसाफ रियासत को कायल कर पाई है, ना ही रियासत तहरीक इंसाफ को मंजर से हटाने में कामयाब हो सकी है। ये पाकिस्तानी तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि माजी में रियासत की ताकत ने जब किसी सियासी पार्टी पर नाराज़गी का इजहार किया तो वो माजी का किस्सा बन जाया करती थी वो पार्टियां, लेकिन यहाँ दोनों अतराफ से ज़ोर आजमाई के बावजूद खुफिया राब्तों की ख़बरें भी आती हैं, ये पार्टी और मजबूत भी हो रही है। अडियाला से इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं, तो कभी सिस्टम को चलने देने की डील जैसी ऑफ़र की जो अफवाहें हैं ये भी हम सुनते हैं। ऐसे में हालात किधर जाते जो नज़र आ रहे हैं, इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शेख वकास अकरम साहब। वो इन खुफिया राब्तों के हवाले से क्या कहते हैं, और ख़ास करके आज़म सवाती साहब को क्यों पार्टी उनके जो दावे हैं उनको ऑन नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वकास अकरम साहब, आपका आपने वक्त दिया। वकास साहब, आप पार्टी क्यों समझती है कि आज़म सवाती साहब जो है वो ज़ाती हैसियत में ये कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान ने कोई टास्क नहीं दिया? उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि इमरान खान साहब पार्टी के जिम्मेदारान को, जिसमें चेयरमैन, जिसमें सेक्रेटरी जनरल और जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, उन पर वाज़ेह कर चुके हैं ऑन वेरियस ओकेजन्स कि मुज़ाकरात खान साहब की ज़ात के लिए कभी नहीं होंगे। उनकी वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल डील नहीं करूँगा अपनी ज़ात के हवाले से, मुज़ाकरात से हम भागते कभी नहीं हैं। खान साहब को इस पार्टी का क्लियर स्टांस है इसके ऊपर कि कानून की हुक्मरानी, आइन की और ह्यूमन राइट्स, जमहूरियत, इस हवाले से मुज़ाकरात हों तो हम उसका ज़रूर हिस्सा बने थे। आप देखें नेगोशिएशंस कमेटी के अंदर एक नशिस्त, दूसरी और तीसरी नशिस्त तक हम गए,
जब हमने देखा कि वो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है, तो हम उससे बाहर आ गए। तो मुज़ाकरात से हम कभी नहीं भागते हैं, मगर यहाँ पे जो इम्प्रेशन दिया जा रहा था वो ये था कि शायद खान साहब ने उनको ये कहा है कि उनको रिहा करने के लिए, खान साहब तो कहते हैं, इवन निगोशिएशंस कमेटी के अंदर आपको याद होगा कि असीरान की बात हुई थी, उन्होंने कहा था आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू कम आउट। एवरीवन फ्रॉम पीटीआई जो कि जेलों में है, खान साहब चाहते हैं कि वो बाहर आए पहले। इस पे वो बड़ा वाजे कह चुके हैं, तो इसलिए। लेकिन शेख साहब, आजम सवाती साहब की बातों से कहाँ ये तासुर मिला, या आजम सवाती साहब ने ये कब कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से, चले डायरेक्ट हम फौज का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, कि वो फौज से इमरान खान की रिहाई के लिए या उनकी जात के लिए बात कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, ऐसी बात तो आजम सवाती साहब ने नहीं की। ये मीडिया ने इस पे तासुर दिया, जिसको फिर हमने रद्द किया, और जिसकी वजह से अगर आपको याद हो, आजम सवाती साहब को फिर एक वजाहती वीडियो दोबारा बनानी पड़ी, जिसमें उन्होंने ये जो इम्प्रेशन मीडिया देने की कोशिश कर रहा था उसको रद्द किया उस वजाहत में। और हम भी यही समझते हैं कि अगर इस किस्म का कोई मामला होगा तो बहुत से लोग मिलते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन ये तो आप लोग समझते हैं ना कि इमरान खान ने अगर आजम सवाती साहब को टास्क दिया है तो बातचीत का टास्क दिया है। सलमान अकरम राजा साहब तो सिरे से डिसऑन कर रहे हैं ना कि उनकी जाती कोई कोशिश हो सकती है। ये इस चीज को तो आप ऑन करते हैं ना कि जो बात आजम सवाती साहब कह रहे हैं कि मुलाकात में इमरान खान ने उनको टास्क दिया, वो दुरुस्त है। इस बात को आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता जी इस बात को। मैं जो सेक्रेटरी जनरल साहब बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी तायीद करूंगा, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अपनी जाती हैसियत में कोशिश कर रहे होंगे। मुझे भी अल्लाह मौका दे, अगर मेरा भी कहीं हाथ पड़ता हो तो मैं भी अपनी जाती हैसियत में खान साहब की रिहाई के लिए जरूर कोशिश करूंगा, चाहे खान साहब को पसंद हो या ना हो। और हर पीटीआई का वर्कर, हर जिम्मेदार ये कोशिश करेगा कि उसका कायद बाहर आ जाए। मगर ये कहना कि ये खास टास्क दे के भेजा गया है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी चंद दिन पहले, इस मुलाकात से पहले चीफ मिनिस्टर मिले, बैरिस्टर सैफ मिले। टास्क अगर खान साहब ने स्पेशल टास्क ही देना होता तो उन दोनों में से किसी एक को भी दे सकते थे। ऐसी कोई बात, जब तक मुलाकातें क्लियर नहीं हो जाती, हमारे बाकी जिम्मेदारान खान साहब से मिल नहीं सकते, तो कोई चीज वसूख से नहीं की जा सकती। इसलिए जो सेक्रेटरी जनरल साहब कह रहे हैं, दैट मेक सेंस। तो आजम सवाती साहब को फिर क्या देख रहे हैं ना, जो टीवी इस वक्त देख रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बातों से तो एक आम वर्कर यही तासुर लेगा ना कि आजम सवाती साहब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहती हैं। वो बुजुर्ग है मेरे और मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और बड़ा वाज़ेह तौर पे कर दी है, और वो इन्हीं अल्फाज में है जैसे है। आप काइंडली, वो बुजुर्ग हैं, इस किस्म की बात, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। चलें वो फिर चलें अगर दूसरे सेंस में कर लेते हैं ये बात कि फिर वो इमरान खान का ऐसी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। इसका जवाब वो दे सकते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो मुनासिब दे सकते हैं। एज अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी, आई थिंक यू एज एन एंकर कैन चूज बिटवीन के पार्टी लाइन या पार्टी स्टांस किसकी जिम्मेदारी है। व्हाट आई एम सेइंग इज विद फुल रिस्पांसिबिलिटी। आगे तो पार्टी के जो पार्टी के जिनके जो ओहदेदारान है पार्टी में, अब सलमान अकरम राजा साहब के पास ओहदा है, बैरिस्टर गौर साहब वो पार्टी के चेयरमैन है, ये तो आपस में भी मुलाकातों पर भी तो उलझ रहे हैं। वो कहते हैं उसने मुलाकात की, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जो लिस्ट मैंने दी उससे हटकर लोग चले गए। तो पार्टी के अपने लोगों के दरमियान भी तो इख्तलाफात है ना सर। नहीं, वो इख्तलाफात नहीं है, छोटे मोटे पैटी इश्यूज खड़े हो जाते हैं जो भी रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी पार्टी में इतनी छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं समझते नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक कारकुन पर? आई डोंट थिंक सो। कारकुन जिस फस्तायत में जिंदगी गुजार रहा है और वो हालात को समझता है, ह्यूमंस है, इंसान है, पूरा हफ्ता जो है वो केसेस में पेश होते हैं, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, कभी खान के लिए, सब के लिए। और उसके बाद वकील है, दोनों वकील हैं, किसी चीज पे बंदा एजिटेट हो जाता है, और हमारा वर्कर इस बात को समझता है। लेकिन कुछ जो पहले पीटीआई के साथ थे लोग, मैं फवाद चौधरी साहब का नाम ले लेती हूँ, वो कहते हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप है उनको ही नहीं पता कि पार्टी पॉलिसी को चलाना कैसे है, खान साहब को बाहर निकालने के लिए करना क्या है। वो आपका नाम लेकर भी वो बात करते हैं कि शेख वकास अकरम को तो पता ही नहीं है कि सियासत कैसे करनी है, उनको कौन जानता था। ये मौजूदा पार्टी की लीडरशिप की वजह से अभी तक इमरान खान जेल में है। देखिए, अगर मैं उसके
इन बातों का जवाब दूंगा तो उसको खामखा अटेंशन मिलेगी, वो यही चाहता है। सो मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा क्रेडिबल आदमी है जिसकी बात आप मुझसे पूछें और मैं उसको जवाब दूं, प्लीज। तो आप पार्टी के अंदर क्या इस बात का अदराक है कि चले अगर आजम सवाती साहब अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अपने तक कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही मेरा सवाल है कि अदराक परसेप्शन है पार्टी के अंदर कि वाकई अगर कोई पीटीआई को रिलीफ मिलना है या कोई रास्ता मिलना है या कोई स्पेस मिलनी है, वो तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी शामिल इसमें नहीं होती या जब तक वो नहीं चाहेंगे। नहीं, इस किस्म का कोई वो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। खान साहब कह चुके हैं कि मैंने जब भी बाहर आना है मैं इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम के थ्रू बाहर आऊंगा। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उससे कोई भाग नहीं सकता, उसकी एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट रहता है हमारी केपी की गवर्नमेंट से, उनके चीफ मिनिस्टर से, बट दैट डज नॉट मीन क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही खान ने निकलना था तो फिर तो वो आज से 1 साल पहले भी निकल सकते थे। तो इस वक्त ये ऐसी ऑप्शंस थी जो उन्होंने वॉलंटरीली, उन्होंने कहा नहीं मेरे में और नवाज शरीफ में फर्क है। तो इस वक्त कोई खुफिया बैकडोर पसे पर्दा या ओपनली कोई बातचीत इसका इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हो रही? नहीं, हमारी पार्टी तो ऐसी कोई खुफिया बातचीत नहीं कर रही। अगर कर रही होगी तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। खुफिया बात है क्या जी? अगर हमने कौमी एजेंडे पे बात करनी है तो व्हाट इज खुफिया इन इट? अगर हमने जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स जो हमारे बंदे अंदर हैं, यास्मीन राशिद से लेके सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी और सबसे बड़े इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, मतलब हम कौन सा ऐसी चीज है जो हमने छुपा के करनी है किसी से? तो मौलाना साहब के साथ बात क्यों अब तक नहीं बन सकी? वो भी, उनकी पार्टी भी अब कंफ्यूज हो गई है कि हमें बता दें आजम सवाती साहब के खास तौर उन स्टेटमेंट्स के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि वो बातचीत कर रहे हैं और आइंदा आने वाला जो बुध है एक अहम शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो भी मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब का आपको बात भी सुनाई, वो कह रहे हैं कि हमें क्लियर कर दें, ऐसा नहीं कि आप इत्तेहाद भी चाहते हैं और उधर बात भी आप लोग करना चाहते हैं। तो ये आप कैटेगोरिकली आप लोगों का ये मैसेज है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी कोई बातचीत नहीं हो रही? जब हम देखें, कुछ चीजें हैं जो हर पार्टी के अपने इंटरनल मामला होते हैं, कुछ चीजें हैं जो पार्टी के अंदर इंडिविजुअल्स के अपने इंटरनल मामला होते हैं। मैं नहीं समझता कि कामरान मुर्तज़ा साहब की ये बात मुनासिब है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी तरफ से उनसे जो गुफ्तगू होनी थी वो हो गई, और जो उनके कंसर्न्स थे हमने बड़े खुले दिल से कहा कि हम आपके सारे कंसर्न्स दूर कर देंगे। जो आपके कंसर्न्स हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, पार्टी ने बिल्कुल खुले दिल से कह दिया कि हर चीज उनकी विश के मुताबिक जो है वो कर दी जाएगी। अब उन्होंने अपनी शूरा से मशवरे के लिए 15 तारीख तक का टाइम मांगा था। बेहतर यही है कि आप अपना मशवरा कर लें ताकि हम अपना लाएमल जो है, जिस मुश्तरका लाएमल के लिए हमने अपनी प्रोटेस्ट भी लेट की है, उसमें हम जल्दी कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर सकें। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एहतजाज में जा रहे हैं, हम इकट्ठे जाना चाहते हैं क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि मुश्तरका जो है वो कोशिशें होनी चाहिए, एक यकजान होकर जाना चाहिए, अपोजिशन की तमाम आवाजें इकट्ठी होनी चाहिए, उससे ताकत और सिस्टम के साथ जो है उसका सामना करना आसान होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कंसर्न्स थे मौलाना की जमात के वो सारे आप लोगों ने सुने, उनका जवाब उनको दिया, अब उन पर है कि उन्होंने इसको कैसे देखना है। उन्होंने अपने शूरा से जो है ना वो मुशावरत अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत, उन्होंने खुद कहा, they said कि they need time to talk to their people, which is right, ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, पार्टियों को मुशावरत से काम चलता है। आपकी तरफ से मामला क्लियर हो चुके हैं? हमारे पास तो उनके कोई इतने बड़े ऐसे कोई कंसर्न्स नहीं थे, तो आई कैन नॉट शेयर दोस कंसर्न्स विद यू, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद जो है ना, पंजाबी कहते हैं तोड़ चढ़ जावे, तो वो तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकूंगा, मगर वो कोई ऐसे नहीं है जो काबिल हल नहीं है, वो हमारे लिए उसको हल करना कोई मसला नहीं। तो फिर अब तक तो अगर मसला नहीं था तो सर हल हो जाने चाहिए थे। ईद के बाद एहतजाज आप लोगों ने करना था और एक प्लेटफॉर्म से मैंने उनकी पार्टी के साथ जाके मुशावरत मैंने या सलमान अकबर राजा ने तो नहीं ना करनी, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ खुद मुशावरत करनी है। अब जब वो कह रहे हैं 15 तारीख तक, तो हम कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ? बिल्कुल सही। अच्छा शेख साहब, माइंस एंड मिनरल बिल को लेकर भी पार्टी के अंदर एक रिफ्ट तो नजर आती है। अलीमा बीबी कहते हैं कि इसको होल्ड कर लिया जाए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते, वो बाहर आए, देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद इसको आगे लेकर चलें। लेकिन गंडापुर साहब कहते हैं कि बाहर एक माफिया बैठा है जो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इस मामले में भी पार्टी में एक डिवीजन है, रिफ्ट है पार्टी के अंदर? नहीं, बिल्कुल कोई डिवीजन नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है। सियासी कमेटी, जिसे हम पॉलिटिकल कमेटी कहते हैं, उन्होंने पूरी रात की कंसल्टेशन हुई, उसमें
गंडापुर साहब ने जो कंसर्न्स लोग शो कर रहे थे उस हवाले से मीटिंग बुलाई गई। चीफ मिनिस्टर ने पूरी सियासी कमेटी को उसमें ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के अंदर एक एक पहलू का जायजा लिया गया और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि गो के इस बिल में कोई ऐसी शिक नहीं है जिसमें इस सूबे के वसाइल, मादनी वसाइल, हकूक या कोई भी ऐसी चीज, इख्तियारात वो वफाक को या SIFC को दिए जा रहे हों। ये एक प्रोपेगेंडा है। मगर इसके बावजूद जब तक के बहस तो ऑलरेडी जारी है क्योंकि बिल ले हो चुका, जब तक कि इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं हो जाएगी, खान साहब को एतमाद में नहीं लिया जाएगा और इमरान खान साहब की इजाजत नहीं होगी, हम ये बिल पास नहीं करेंगे। आप लोगों के हक में जो वीलॉग्स करते हैं, बाहर बैठे वीलॉगर्स, वही ये बातें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से आप लोग ये कर रहे हैं। देखिए जी, हर आदमी ने अपना जो है वो वीलॉग करता है, उसने अपने व्यूज भी लेने हैं, प्रोग्राम भी चलाना है। अब हमने तो अपनी फैसला साजी लोगों के वीलॉग्स पे नहीं करनी ना, हमने तो ज़मीनी हक़ाइक़ देख के जो हम बेहतर समझते हैं पार्टी के हक में वही करना है। और जब ये फैसला हो गया कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर बिल पास नहीं होगा तो दिन रात वीलॉग करते रहो, की फर्क पड़ता है। तो आपको समझते हैं कि इन वीलॉगर्स ने भी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और डेली के 2-2, 4-4 वीलॉग्स कर रहे हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज, जितने मुंह उतनी बातें, पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, आप समझते हैं पार्टी को? देखें जी, जिस पार्टी को इस मुल्क में ये फसाई हुकूमत जो है और ये रिजीम बदमाशी, फस्तायत, बर्बरियत के बावजूद हमारे बंदे नहीं तोड़ सका, तो कोई वीलॉगर जो है या किसी का वीलॉग पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? किसी के वीलॉग में ये खान का जो वोटर है ना, वो खान से मोहब्बत करता है। जिम्मेदारान को आप निशाना बनाते हैं अपनी 4 दिन की चांदनी चलाने के लिए। कभी कोई गौर के खिलाफ बात करता है, कभी कोई राजा साहब के खिलाफ बात करता है, कभी कोई मेरे खिलाफ या कभी और हमारे अहदेदारों के खिलाफ। तो चलो 4 दिन थोड़ा प्रोग्राम बिक जाएगा, मोनेटाइजेशन हो जाएगी। ये ट्रेंड है ना, किसी को गाला कटोगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे। वो चलो 4 दिन चला लोगे, फिर की होएगा, फिर गल उत्थे दी होती है। तो ऐसे नहीं काम होता। हम खान की तरफ से जिम्मेदारियां दी गई हैं, क़यादत शहादत एक ही है, वो इमरान खान है, बाकी हम सारे जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारियां हैं, जब खान समझेगा कि कोई जिम्मेदारी ठीक नहीं कर रहा तो कोई और दोस्त आ जाएगा हमारे जैसा, हमारी पार्टी का, वो इसको संभाल लेगा। ये किड़े को बाईवे ग्रेड दिया सीटा ने जितों से रिटायर होकर घर जाना जी, ठीक है जी। किसी को बहुत तकलीफ है, को बार को वीलॉगर बैठा है तो उन्हें बुला लेने, उन्होंने कहना मेरा चंद तू आ जा, कुछ 4 दिन तू इत्थे ला ले। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, PTI और JUI के दरमियान दर्जनों मुलाकातों के बाद भी आज हुकूमत के ख़िलाफ़ बनने वाले ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का कोई अता पता है, ना ही कहीं एतमाद नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कब कौन सियासत में डबल गेम कर जाए, ये ख़दशा अपोजिशन इत्तेहाद की राह को खोखला कर रहा है। जब से आज़म सवाती का बैकडोर चैनल राब्तों का दावा सामने आया है, तब से जहां PTI एक डिफेंसिव पोजीशन लेती हुई नज़र आ रही है, वहीं आज JUI भी ये पूछ रही है कि तहरीक इंसाफ वाज़े करे कि वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर जमहूरी जद्दोजहद करना चाहती है या सोलो फ्लाइट लेते हुए ताकतवर हलकों से डील करके पतली गली से निकलना चाहती है। बतौर पार्टी PTI आज़म सवाती की स्टेटमेंट की ओनरशिप लेने से इनकारी है, मगर JUI चाहती है कि PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर इस पर अपनी पॉलिसी वाज़े करें, PTI पॉलिसी वाज़े करे। नाजरीन, ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान किस से डायरेक्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, और ये हकीकत भी अब कोई राज नहीं है कि उनके सियासी मसाइल का हल किसके पास है, इसका भी सबको पता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर PTI अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के साथ साथ अपने तई सियासत के बंद दरवाजे खुलवाने के लिए कोई भागदौड़ करती है, तो इस पर JUI को एतराज़ क्यों है? लेवल प्लेइंग फील्ड लेने और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए अगर PTI कुछ लोग हैं वो ज़ाती हैसियत में सुलह सफाई के लिए आगे आए हैं, तो इस पर क्या JUI को सवाल उठाना चाहिए। और ऐसे में जब आज़म सवाती ये दावा करें कि इमरान खान ने उनको टास्क दिया है, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा या नहीं, अभी सूरत हाल इस पर भी वाज़े नहीं है।
पहले ये खबरें आती रहीं कि JUI ने अपनी शराइत पर PTI से तहरीरी जवाब मांगे हैं, मगर वो इन रिटर्न जवाब देने से कतरा रहे हैं। अब PTI ये कह रही है कि इत्तेहाद पर मौलाना साहब ने तो 15 अप्रैल तक जवाब देने के लिए वक्त मांग रखा है। अब सवाल ये है कि जो तहरीरी यकीन दहानियाँ JUI ने मांगी थी कि फ़ैसले फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद मुशावरत से करेगा, इस पर PTI क्या वाज़ेह जवाब दे चुकी है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि अगर मौलाना ना माने तो PTI तो अपना एहतजाज करेगी। के साथ बात क्यों अब तक नहीं बन सकी, वो भी उनकी पार्टी भी अब कंफ्यूज हो गई है। हमें क्लियर कर दें, ऐसा नहीं कि आप इत्तेहाद भी चाहते हैं और उधर बात भी आप लोग करना चाहते हैं। हमारी तरफ से उनसे जो गुफ्तगू होनी थी वो हो गई, और जो उनके कंसर्न्स थे हमने बड़े खुले दिल से कहा कि हम आपके सारे कंसर्न्स दूर कर देंगे। अब उन्होंने अपनी शूरा से मशवरे के लिए 15 तारीख तक का टाइम मांगा, तो मैं तो उन्हें यही मशवरा दूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एहतजाज में जा रहे हैं, हम इकट्ठे जाना चाहते हैं, क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि मुश्तरका कोशिशें होनी चाहिए, एक यकजान होकर जाना चाहिए, अपोजिशन की तमाम आवाजें इकट्ठी होनी चाहिए, उससे ताकत और सिस्टम के साथ जो है उसका सामना करना आसान होगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई मौलाना साहब ने जवाब देने के लिए PTI को 15 अप्रैल की तारीख दी है, क्योंकि JUI की आम पार्टी जो मीटिंग है 19 और 20 अप्रैल को लाहौर में होनी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस 2 रोज़ा इजलास में JUI अपोजिशन इत्तेहाद में जाने या ना जाने का उन्होंने हतमी फैसला करना है। तो सवाल ये है कि पार्टी मीटिंग से पहले मौलाना PTI को कैसे, कोई ज़ाहिर कोई जवाब तो नहीं दे सकते। PTI में डिसिप्लिन की कमी कहें या अंदरूनी इख्तलाफात का नाम दें, लेकिन सवाल ये है कि JUI ऐसी सियासी जमात है इसके साथ स्टेज शेयर करने का रिस्क क्या तहरीक इंसाफ लेगी, क्योंकि उनका तो एतमाद ही इस चीज़ पर है। इमरान खान क्योंकि ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे तो उनकी बात बनेगी या उनके जो मसाइल हैं वो हल होंगे। तो ऐसे में ज़ाहिर है JUI के कंसर्न जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ अपनी जगह दुरुस्त हैं कि जमहूरी तरीके से मसाइल हल करना है, हमें लेके चलना है या आपने बैकडोर बात करनी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी आपने शेख वकास अकरम साहब की बातें सुनी, अभी 15-20 मिनट पहले वो मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने भी उनसे ये सवाल किए कि आप भी ये ज़ाहिर सवाल उठा रहे हैं कि आप हमसे बात कर लें या उधर बात कर लें, वाज़े करें। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारी तो बात नहीं हो रही, लेकिन जो JUI है, कामरान मुर्तज़ा साहब ये गलत बात कर रहे हैं, हम तो अपने सारी चीज़ें वाज़े कर चुके हैं, अब उनके जवाब का इंतज़ार है। तो आप लोगों का जवाब कब तक उनको जाएगा? 15 के बाद चीज़ें वाज़े होना शुरू हो जाएंगी? ऐसा है कि PTI अलग पार्टी है, वो जो मर्जी करे, वो शायद हमारा हक नहीं है कि हम उनसे पूछें कि ये करें या उनको कहें कि ये करें या ये ना करें। मगर जब वो इत्तेहाद की बात करते हैं, और इत्तेहाद की बात के हवाले से काफ़ी सारी बातचीत चली है और उसमें कुछ कंडीशंस उनके सामने रखी गई हैं और उनको ये बताया गया है कि ये मामला हम अपनी पार्टी के जनरल काउंसिल सेशन में रखेंगे, तो मीनवाइल ईद के साथ ही ये खबरें शुरू हो गई कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट से बात जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से शुरू हो गई है। अब 2 इसमें मामले हैं। एक तो ये कि जो उनके साथ शराइत जो कन्वे हुई थी, जिसको उन्होंने हाँ भी किया था, वो उसमें एक शर्त ये भी थी कि कोई भी पार्टी या इत्तेहाद में शामिल कोई भी पार्टी वो ऐसी बात नहीं करेगी कि किसी से बराह रास्त बात हो एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से। वो उस नज़म के तहत जो भी इत्तेहाद बनेगा, उस नज़म के तहत जो भी मामलात होंगे उसके मुताबिक आगे, मतलब कि बाला अपने ताई कोई कुछ नहीं करेगा। जी, हम भी नहीं करेंगे, ना सिर्फ वो बल्कि हम भी खुद भी कुछ नहीं करेंगे। तो ये बात ये तय हो गई थी और वापसी में जवाब में ये कन्वे भी कर दिया गया था कि आपकी शराइत जो है वो किसी न किसी हद तक वो मुनासिब हैं। तो वो अब हमने जवाब यकीनन देना है, मगर एक नई सिचुएशन जो है जो वो डेवलप हुई है ईद की इमीडिएटली बाद, उसमें जो है ये एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का कोई चलें आप ये कह लें कि इल्ज़ाम सामने आ रहा है। आप ये ना कहें कि कोई ये बात कोई फैक्ट सामने आ रहा है, ये इल्ज़ाम सामने। इल्ज़ाम हम कैसे कह सकते हैं? आज़म सवाती साहब तो कैटेगोरिकली इमरान खान साहब का नाम लेकर कर रहे हैं कि उन्होंने टास्क दिया है, तो इसको इल्ज़ाम तो नहीं कह सकते।
मैं उसको मजीद डाइल्यूट करता हूँ कि चलें ये इल्ज़ाम है, सच्चा है या झूठा है, मैं उसको मजीद डाइल्यूट करता हूँ। मगर मैंने 19 और 20 के इजलास में ये सारा, क्योंकि उस कमेटी में जो बातचीत कर रही है मैं उसको JUI की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने अपनी पार्टी को जवाब देना है। हमारे यहाँ जो है वो जवाबदेही का अमल बड़ा सख्त है, तो मैंने सारे हकायक सामने रखने हैं। और ये हकीकत चूंकि उस बातचीत के बाद पैदा हुआ है, ये जो भी ये मामला है, तो मुझे ये बात भी बतानी होगी कि इसमें ऑफिशियली जो है ना उनका मौक़िफ़ क्या है PTI का। तो हमने वजाहत मांगी है, या मैंने वजाहत मांगी है कि ये बता दीजिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्तों की बात आ रही है, ईद के तीसरे दिन गंडापुर साहब ने 2.5-3 घंटे मुलाकात की, सवाती साहब ने जो शहादत फरमाए उसकी हकीकत क्या है, ताकि मैं अपनी पार्टी के सामने रखूं। और दूसरी बात उसके साथ साथ ये कि हमारी और आपकी तो एक अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से मौजूद थी कि कोई पार्टी अपने तौर पे किसी और राब्ते में फिर नहीं जाएगी अगर वो इत्तेहाद का हिस्सा है। वो बात हम पे भी लाजिम है और मगर आपके एट द सेम टाइम आप पे भी लाजिम है। तो जब आपके पे भी लाजिम है तो फिर आप ज़रा इसमें वजाहत कर दीजिए। मैं कम अज़ कम जो है अपनी पार्टी को जवाबदेह हूँ, और मैं अगर कोई गलत बात अगर बताऊंगा या मैं जो बात समझी हुई ना हो वो बात बताऊंगा तो मेरी पार्टी मुझे शोकस भी कर सकती है। तो PTI की तरफ से इस पर कोई वजाहत आई, कोई जवाब आया कि हाँ हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आजम सवाती साहब सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? ऑफिशियली जवाब नहीं आया मुझसे। मेरी इस स्टेटमेंट के हवाले से डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने, जो मेरे सीट फेलो हैं, मेरे साथ मिल के बैठते हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने एक फ़ोन करके वजाहत मांगी थी। और जो वजाहत मांगी थी मैंने उनको ये बात वजाहत दे दी जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, आपको ये बात ऑफिशियली पता चलनी चाहिए। अब वो जो हमारे और उनके दरमियान जो कमेटी है, यानी इस तरफ से JUI की तरफ से मैं, दूसरी तरफ से असद कैसर साहब मुझे जो है ना फ़ोन करके या जिस तरह से भी वो मुनासिब समझें अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ बता दें, मीडिया को भी आ जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा, ताकि मुझे अपनी जमात को जवाब देते हुए आसानी हो। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि JUI को एतराज़ है क्या? इस्टेब्लिशमेंट से बात PTI अगर कर रही है तो अकेली क्यों कर रही है? आप समझते हैं कि ठीक है अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो हमें भी साथ, हमें एतमाद मिले, मिलकर बात करते हैं कि अगर हाल ही उधर से निकल लें तो मिलकर चलकर बात करते हैं? नहीं जी, एस्टेब्लिशमेंट से वो 100 दफ़ा बात करें, वो उनका हक है, मगर फिर वो उनकी पार्टी की बात है। फिर जो है ना वो उस इत्तेहाद के अंदर जो है रह के फिर ये बात शायद मुमकिन है कि नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमें भी साथ लेके चले, हमें हमारी उंगली भी पकड़ लें और हमें भी साथ लेके चले। अगर हमने कभी बात करनी हुई तो हम बात खुद भी कर सकेंगे, मगर इस तरह से नहीं। हमने अपने को भी पाबंद किया था और उनको भी पाबंद किया था कि कोई भी पार्टी इत्तेहाद की एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करेगी और इसी तरह से गवर्नमेंट से भी अपने तौर पे बात नहीं करेगी। और लेकिन ये एक रूल तो इसकी तो वायलेशन आप ये तो PTI क्या वायलेशन कर नहीं चुकी? जब इनके हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू हुए थे इस पर भी तो मसाइल हुए थे ना, आपको तब भी एतमाद में नहीं लिया था क्या? उसके बाद ये बात की डेवलपमेंट्स थी जो हमारी उनके साथ जो शराइत जो है वो एक्सचेंज हुई थी, ये उसके बाद की डेवलपमेंट्स थी। उससे पहले का जो है ना कहा सुना जो है हमने एक दूसरे को माफ़ किया हुआ, मगर उसके बाद का जो बातें तय हो चुकी हैं उसके बारे में सिर्फ ऑफिशियली बता दें। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद में जाना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत में जाना चाहते हैं, उनके साथ कोई और किसी किस्म का रिलेशन रखना चाहते हैं, भले रखिए, मगर हमें कम अज़ कम जो है ना मैंने जवाब देना है अपनी पार्टी को। हमें बता दीजिए कि क्या करना है। मतलब कि दो कश्तियों में सवार ना हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम मतलब वो उनको बता दें कि हम उनके साथ रिलेशंस में आ गए हैं तो बस थैंक यू, या फिर इसके साथ भी अगर आप बढ़ना चाहते हैं ताकि मैं मामला अपनी पार्टी के सामने रख सकूं कि जी मेरी जो आज तक की रिपोर्ट है वो ये है, ये मैं अपने अदारे के सामने, अपनी जमात के अदारे के सामने ये पेश कर रहा हूँ। तो क्या इस इशू को लेकर सिर्फ यही एक इशू रह गया जो रिजॉल्व होना बाकी है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, नहीं करनी है? करनी है तो हमें बता देंगे, और भी इश्यूज अभी हैं पेंडिंग? और भी जितने इश्यूज थे उसका जो जवाब जुबानी आया था वो जुबानी आया था कि यस जी आपकी डिमांड्स ठीक है। फिर मैंने उनको कहा था कि आप इस तरह से कर लीजिए, जो कुछ मैंने आपको कहा था, जो वो आपने नोट्स लिए थे, मुझे वो नोट्स और अपनी हाँ ये दोनों का जवाब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो।
मगर उसके बाद जो है ना वो फिर नहीं आया। तो खैर वो चले, वो आया या नहीं आया वो एक अलग से मामला है, मगर उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट को हम संजीदा देखते हैं और इसके हवाले से हमारी संजीदा किस्म की रिजर्वेशंस हैं। जो कुछ तहरीके इंसाफ के अंदर हो रहा है, JUI इनको कितना संजीदा लेती है? उनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। इमरान खान से जो भी मिलकर आता है वो अपनी आकर इमरान खान के नाम अपने साथ जोड़ करके इमरान खान ने ये पैगाम दिया है, या जैसे आज़म सवाती साहब अपनी कह रहे हैं कि उन्होंने टास्क दिया है पार्टीज़ को डिसऑन करिए, वो कह रहे हैं नहीं, ज़ाती हैसियत में वो बात कर रहे हैं। जब बैरिस्टर गौर मिलने चले जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब नाराज़ हो जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब जाते हैं तो अगला कोई दूसरा बंदा नाराज़ हो जाता है। तो ऐसी पार्टी के साथ आप लोगों का कोई एतमाद बन भी रहा है, नहीं बन रहा? जो एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे वो आप लोगों के साथ क्या चलेंगे? क्या इसको लेकर आपकी पार्टी परेशान है? ऐसा है कि मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो मामला अदारे ने डिसाइड करना है। अदारे जो है ना वो जाहिर है कि वो सारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो अपनी सूझबूझ रखते हैं, वो उनके पास मीडिया है, उनके पास खबरें हैं, वो एक तो अपना माइंड अप्लाई करेंगे। दूसरा जो है मुझे एक नुमाइंदगी का जो है उन्होंने ये हक दिया था कि मैं उनसे बात करूं। दूसरा जो कुछ मैं कहूँगा वो उनके सामने होगा। तो ये सारी बातें सामने रख के उन्होंने हाँ या न करना है, और यही 19 और 20 के इजलास के बाद जो है वो मौलाना जो है हाँ करेंगे या न करेंगे, जो उनको अदारा कहेगा। तो ये सारी उसमें ये इशू भी यकीनन हो सकता है और इश्यूज भी हो सकते हैं। मुमकिन है कोई और चीज़ किसी और एंगल से जो है ना, हमसे बेहतर एंगल से अदारे का कोई साथी जो है वो उसको देख रहा हो, वो उसको जो है ना वो अपनी बात सामने रखे। तो हमारे यहाँ बड़ी ओपन डिस्कशन होती है और कई कई दिन तक चलती है। 2 दिन का तो अभी इजलास ये तय है, तीसरा दिन भी उन्होंने कहा कि ज़हन में रखिए। तो ये 21 का भी उन्होंने कहा कि 21 तक भी जो है ना वो आगे जा सकता है। तो ये बातें 2-3 दिन की हैं, उसमें काफी डिबेट होगी। इसका मतलब है 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन डेट्स तक सारे मामला क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फैसला। चलिए 21 तक, हाँ, तो 21 की शाम तक ये मामला जो है ना वो क्लियर हो जाए और फिर ये सूरत हाल वाजे हो जाएगी कि दोनों पार्टीज ने मिलकर साथ चलना है कि अलग अलग अपनी फ्लाइट लेकर सोलो फ्लाइट लेनी है और बस निकल पड़ना है एहतजाज को होगी कि वो ऑफिशियली जो है ना कन्वे कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो उनके रिलेशंस किस नौइयत के हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जब से मियां नवाज शरीफ साहब की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद टूटी है, एन उसी वक्त से वो खामोश हैं और बस खामोश ही हैं और बार बार कोई ना कोई सियासत में उनकी री एंट्री का ऐलान करता ही रहता है। और एक ऐलान एक बार फिर से किया गया है कि होशियार ख़बरदार, मियां साहब जो हैं दोबारा से एक्टिव होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ी लंबी सी लॉन्ग ब्रेक के बाद आवाम से दोबारा ताल्लुक़ जोड़ने के लिए मुल्क गिर जलसे जुलूसों का एक प्लान बनाया है जिसका आगाज़ पंजाब से होगा। नाजरीन, ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है, दीवार पर लिखी है कि अडियाला के दरवाज़े खुले ना खुलें, आवाम की नज़रें जो हैं उधर हैं। PTI का एक बड़ा वोट बैंक है, इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि अगर अडियाला वाले को कोई सियासी टक्कर दे सकता है तो वो मियां नवाज शरीफ ही हैं। लेकिन उनकी खामोशी जो है ये बड़े सवाल छोड़ती है। वो हुक्मरान पार्टी के कायद हैं, भाई वज़ीर आज़म है, बेटी सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है, फिर भी खामोशी की क्या वजह है? तो इस पर बड़े सवालात उठाए जाते हैं। इस बार मियां नवाज शरीफ के बड़े स्ट्रेचर को जिस चैलेंज के साथ जोड़ा जा रहा है वो है मिशन बलूचिस्तान। जी हाँ, बलूचिस्तान में अगर अमन और मुफाहमत का माहौल पैदा करना है तो इसके लिए मौजूद तरीन शख्सियत मियां नवाज शरीफ हो सकते हैं, जिनकी एक आवाज़ पर बलोच सरदारों को कायल करना शायद कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 2 रोज़ पहले साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मियां साहब से दरख्वास्त की है कि वो ख़ुद बलूचिस्तान का दौरा करें, मसाइल के हल के लिए अपना रोल प्ले करें। मगर BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का तो कुछ और ही कहना है। उनका ये मानना है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बलूचिस्तान आकर क्या करेंगे, उनके हाथ में है क्या। सरदार अख्तर मैंगल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हमारे और रियासत के हाथ से निकल चुका है। नाजरीन,
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और मिसिंग पर्सन का मसला सर फहरिस्त है। जाफर एक्सप्रेस सानहे के बाद से सूबे में हालात ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर बेंगल का मस्तोंग के इलाके लकपास पर धरना पिछले 15 रोज़ से जारी है और वो बलोच ख़वातीन रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत अभी तक सरदार अख्तर बेंगल को कायल करने में नाकाम नज़र आ रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये डायरेक्शंस दी हैं कि वो सरदार अख्तर बेंगल समेत बलूचिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें, मिलें, वहाँ के लोगों के मसाइल सुने, मुतालिबात सुने और उनको पूरा करें ताकि बलूचिस्तान में अमन हो। तो सवाल ये है कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं और बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों को एक पेज पर ला सकते हैं। आम सवाल ये भी है कि वफाकी हुकूमत पर मसला बलूचिस्तान को मिस हैंडल करने के इल्ज़ामात हैं, ये इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं। दूसरी तरफ वफाक पर एक प्रेशर ये भी है कि अगर PTI और मौलाना का इत्तेहाद हो जाता है तो इनके लिए यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके उस एहतजाज पर काबू पाना या उनको रोकना। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने से पहले अभी रिसेंटली जो बेलारूस का दौरा किया है शरीफ ख़ानदान ने, जब भी दौरा करते हैं बड़ी तनकीद होती है कि पूरे के पूरे टब्बर को साथ ले जाते हैं। कल इरशाद भट्टी साहब ने इस पर बड़ी तनकीद की है। मैं चाहती हूँ पहले आप सुने और उस पर बात करें, उसका जवाब दें कि आप उनकी बात से एग्री करते हैं। अवाम के टैक्सों से, अवाम के पैसों से टब्बर को ले जाना, पूरे ख़ानदान को ले जाना, क्या ये बनता है? ज़रा सुनाइए कल क्या कहा मेरे प्रोग्राम में भट्टी साहब ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस गए तो मरियम नवाज़ क्यों गई? अगर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ गए तो नवाज शरीफ क्यों गए? अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ गई तो हसन नवाज़ क्यों गए? और अगर ये सारे गए हैं तो क्या करने गए थे? इरशाद भट्टी को क्या एतराज़ है? जाने दें। मेरा एतराज़ ये बनता है कि ये पाकिस्तान है, ये कोई मजाकिस्तान तो नहीं है ना। वैसे तो है। अब ये सारा हाउस ऑफ शरीफ बेलारूस पहुंचा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या था, क्या ऐसा है कि वहां गए और फिर वहां से अब आगे लंदन और लंदन से कोई इस मुल्क का वाली वारिस नहीं। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात ही काफ़ी है कि इस जो ताल्लुक है जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम बीबी का, जब बेलारूस के सदर इधर आए तो यहाँ भी उनकी मुलाकातें उनके साथ हुई और उनको स्पेशली इनवाइट किया गया। जो सदर हैं बेलारूस के, उन्होंने स्पेशल इनविटेशन दिया मियाँ नवाज शरीफ को, जो कि MNA हैं और PMLN के कायद हैं, और चीफ मिनिस्टर को बुलाया, मरियम नवाज साहिबा को, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का ये ऑफिशियल दौरा था। तो इस दौरे में जो 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए जो नौकरियों के मौके निकले, ये अकेली ही बात जो है बहुत बड़ा तमाचा है इरशाद भट्टी साहब के सवालों के कि क्या वो करने गए थे। वो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के मफादात को वहाँ बुलंदो बाला करने गए थे, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए वहाँ मौके पैदा होंगे और वो पाकिस्तान के लिए ज़रे यही तो बात वो कर रहे हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर गए, एज अ CM मरियम नवाज साहब गए, उनकी फैमिली वो अपने भाई का भी तारुफ करवा रही हैं, अपनी बेटी का भी तारुफ करवा रही हैं। तो क्या जो दावत मिली थी वो ख़ानदान समेत मिली थी और कहा था कि आप इन्हें अवाम के टैक्सों पर लेकर आएँ, अवाम के पैसे खर्च करके लेके आएँ? नहीं, अवाम के पैसों की, वो वहाँ गेस्ट थे, स्टेट गेस्ट थे, तो वहाँ जो खर्चा हुआ है वो पाकिस्तानी अवाम का खर्चा नहीं हुआ, वो स्टेट गेस्ट थे और उनको बिल्कुल दावत हो। और यहाँ से जो गए वो किसके खर्चे पे गए? देखें, जो जहाज जाता है वो उसके अंदर एक बंदा बैठे या 10 बंदे बैठे, वो जहाज ने तो उतना ही तेल खाना है। तो ये बहुत एक पेटी अप्रोच है। जो लोग सड़े बैठे हैं, जिनको ये चीज़ तस्लीम ही नहीं, हजम ही नहीं होती कि मुल्क जो है तरक्की कर रहा है और उनका जो फेवरेट लीडर है वो करप्शन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये जो उभार और जलन है वो आपने मुझे सुनाई थी और कुछ नहीं था। देखें, पाकिस्तान के मफादात स्ट्रेंथन उनको
तरजीह दी गई, एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप बेलारूस और पाकिस्तान के अंदर उसको स्ट्रेंथन किया गया, और पाकिस्तान के माइनिंग के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव आउटकम इससे आएगा। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1.5 लाख पाकिस्तानियों को मौका मिला कि अब वो वहाँ जाएंगे, और उसके लिए हम तैयारी करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, उन जॉब्स के हवाले से तैयारी कराएंगे पाकिस्तानियों की, और उनके लिए इंशाल्लाह मौके ये हम इसको यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नाराज है किनाल्स के मसले पर, इस पर हुकूमत को कोई परेशानी है, कोई संजीदगी है? ये वज़ीर आला सिंध साहब तो उन्होंने तो मुराद अली शाह साहब तो कह रहे हैं कि इत्तेहाद भी इससे टूट सकता है, अगर हुकूमत ने बात नहीं मानी तो इत्तेहाद आप लोगों का ख़तरे में पड़ सकता है, और जाहिर है इत्तेहाद टूटा हुकूमत तो धड़म से गिर जाएगी। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी 2-3 लॉजिक है जिसके ऊपर हुकूमत इस प्रोजेक्ट को पिच कर रही है, और उसमें नंबर 1 जो लॉजिक है वो ये है कि 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है और जो उसने परसेंटेज ऑफ वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया है, उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए या वो वायलेट नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये जो 6 कनाल प्रोजेक्ट है उस कोई उसके अंदर शेयरिंग फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, दूसरा जो एतराज़ है पीपल्स पार्टी का, वो ये कहते हैं जी पानी चोरी होता है, जी सिंध को उसके हक का पानी नहीं मिलता और उसको महरूम किया जा रहा है पानी की नेमत से जो उनका हक है। तो इसके ऊपर जो है एक तो ऑलरेडी निज़ाम है इरसा का जो वाटर की डिवीजन को या शेयरिंग को मॉनिटर करता है, लेकिन जदीद निज़ाम इंस्टॉल किया जा रहा है टेलीमीटरिंग का, जो आगे आने वाले चंद महीनों लेकिन आइन तो ये कहता है ना कि इस तरह के मसले पर तमाम जो सूबे हैं, इस पर तमाम सूबों का अगर नई नहरें निकालनी है, केनाल्स का मसला, तमाम सूबों का मुत्तफिक होना, यकजा होना ज़रूरी है। अगर यहाँ देखें ना, केपी भी एतराज़ उठा रहा है, सिंध भी एतराज़ उठा रहा है, तो जब सूबे ही मुत्तफिक नहीं है तो कैसे फिर वफाक अपनी मर्जी कर सकता है? वही बता रहा हूं ना कि जब ये टेलीमीटरिंग का निज़ाम लग जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसी सूबे का पानी चोरी किया जा रहा है या हक मारा जा रहा है या ये प्रोपोगेंडा है। एक तो ये बात तय हो गई। जो बात आपने की कि चारों सूबों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए अगर किसी सूबे का हक मारा जा रहा है, लेकिन अगर एक सूबा आज़ाद है, अब सिंध आज़ाद है कि वो पानी का अपना इस्तेमाल अपनी मर्जी से करे, सिंध के अंदर वो पानी कहाँ वो भेजता है, या वो पंजाब को दे देता है या बलूचिस्तान को दे देता है, उसकी मर्जी है। तो इसमें तो मौक़िफ़ ये है कि ये सिंध के पानी का हिस्से की तो बात ही नहीं है, तो पंजाब का हिस्सा है पानी का, जो बारिशी पानी आता है बरसाती वक्त पे जो बारिशें होती हैं। चनाब 6 नहरें तो सिंध से भी निकलनी है ना, तो वो पानी कहाँ से आएगा, किसका पानी हो? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये 6 कनाल को जो पानी की जो फीडिंग है वो बारिशी पानी, जो 4 माह का बारिशी मानसून का सीजन होता है, उसमें डाइवर्जन है चनाब झेलम से नंबर 1, और फिर 2 माह जो है इस पानी को फीड करेगा पंजाब। तो ये मौक़िफ़ है। अब वो उनका ये मौक़िफ़ है कि जी ये पानी तो जो है वो है ही नहीं। तो ये टेक्निकल डिबेट इंशाल्लाह CCI में जब होगी तो इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। तो CCI कब होगा? देखिए, उसके ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जल्द उसका इजलास बुला लिया जाएगा, और देखें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये हमारे लिए मुल्की जो कह लें कि कंसेंसस है वो ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि जब हकायक के ऊपर बात आएगी, टेक्निकल डेटा पे बात आएगी, तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये दम तोड़ जाएगा। और अगर जोर ज़बरदस्ती नहीं है और पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबे से भी पीछे नहीं हटती है, तो फिर मंसूबा आगे नहीं चलेगा। नहीं, बात यह है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये पंजाब का पानी है और सिंध के पानी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो फिर तो ये सूबा आगे बढ़ेगा ना। अगर ये साबित हो जाता है कि ऐसा नहीं है और सिंध का हिस्से का पानी जो है वो पंजाब छीन के इसमें डाल रहा है, तो फिर ये ऑब्वियसली फिर ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दो ही रास्ते हैं ना। तो इसमें से हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और सिंध जो कह रहा है वो दूसरा मौक़िफ़ है। तो ये जब डेटा होगा तो जो फैसला होगा डेटा बेस्ड, उसके ऊपर फिर सिंध को भी खड़ा होना चाहिए। अगर हम गलत साबित हुए तो हमें फिर करेक्ट कोर्स ले लेना चाहिए। इसके अलावा तो कोई बहस नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब जलसे जुलूस करने का कोई अवामी कोई मुहिम चलाने का प्लान बना रहे हैं? कहाँ से शुरू होगा, कब से शुरू कर रहे हैं? क्या वाकई अब वो अवामी मैदान में एक्टिव होना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे पास बराह रास्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ
तो आई एम श्योर कि PMLN का सेक्रेटेरिएट इसको अनाउंस करेगा, वो स्केड्यूल देगा, और ये खुशाइन बात होगी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरेस्ट लें। वैसे भी ये जो हुकूमत है, चाहे वो वफाक में हो या पंजाब में हो, ये सिलेक्शन मियां नवाज शरीफ की है कि मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और मरियम नवाज जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों जो हैं वो इन उहदों पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है अपनी जमात की तरफ से कि ये इनको उस तरीके से लीड करेंगे। तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हुकूमत को इस बात की टेंशन है, इस बात पे कंफ्यूज है कि अगर मौलाना साहब की बात बन जाती है PTI के साथ, जिस तरह ईद से पहले ऐलान किया गया था कि PTI और मौलाना की जमात ज़ाहिर है मिलकर सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, तो इस पर कोई टेंशन है? दोबारा इंगेज करना चाहती है हुकूमत PTI को अपने साथ? देखिए, हमने तो एंगेजमेंट के दरवाजे नहीं बंद किए। पहले तो देखें PTI की और PTI की बात बननी चाहिए ना, कि उससे पहले ही PTI और JUI की बात बनेगी। अभी तो जो चेयरमैन PTI हैं वो दस्तो गिरबान हैं, जनरल सेक्रेटरी PTI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो दस्तो गिरबान है चेयरमैन साहब। आप लोग तमाशा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, तमाशा तो उन्होंने लगाया हुआ है, पूरी कौम देख रही है कि ये ऐसी ऑपोजिशन है कि जो ना दहशतगर्दी के हवाले से इंटरेस्टेड है, ना ये मिनरल्स की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की में इंटरेस्टेड है, बल्कि ये एक दूसरे के दस्तो गिरबान है। और इनका एजेंडा यही है कि भाई अगर खान के हवाले से कोई आपने फैसला ना किया तो भाड़ में गए मिनरल्स, भाड़ में गए पाकिस्तान के मफाद, हम नहीं चलेंगे। तो ये तो पूरा तमाशा लगा हुआ है। अगर खान का मफाद सिर्फ उनको चाहिए होता या इमरान खान को चाहिए होता तो वो तो कहते हैं उन्हें तो डील की बड़ी ऑफर थी, नथिया गली चले जाएं, बनी गाला चले जाएं, जमान पार्क चले जाएं, कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, बाहर निकल जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान ने तो ऐसी कोई डील कबूल नहीं की, कोई ऐसी ऑफर कबूल नहीं की। खान साहब तो डील की तगोदो में और उनकी जमात डील की तगोदो में उन्होंने दुनिया में जो है वो टाकी फेरी है। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। उन्होंने तो अमेरिकन कांग्रेसमैन के दरवाजे खटखटाए, उनसे खतूत लिखवाए, उन्होंने यूके की गवर्नमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उन्होंने तो रिचर्ड ग्रेनल पे उम्मीदें लगाई, उन्होंने तो जो विल्सन है उस पर उम्मीदें लगाई, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत पे उम्मीदें लगाई। उन्होंने तो जब ये नहीं चला तो फिर उन्होंने खतूत लिखे, उसके बाद उन्होंने लंदन में जब चीफ गए वहाँ एहतजाज किए। अब आजम स्वाति साहब जो है उन्होंने बताया है कि हमारा तरला प्रोग्राम जो है उसके लिए हमें खुली इजाज़त मिली हुई है कि आप पूरा तरला लेके कोई मामला हल कराएं। तो वो तो जो है वो अब उनको 14 साल की वो तो मुज़ाकरात का नाम दे रहे हैं। तरला प्रोग्राम तो आप लोगों की अपनी कोई टर्म है नहीं। देखिए, ये तरला प्रोग्राम इंटरनेशनल तरला प्रोग्राम चल चुका है और वहां से जब वो फेल हुआ है तो अब दोबारा बैक एंड फोर्थ चलता है तरला प्रोग्राम। तो ये तो आप कह रही हैं वो डटे हुए हैं, वो तो उन्होंने तो दुनिया भर का जो है वो काविश और कोशिश कर ली है PTI ने। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हमें फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।